लेस देन 2.01 मीटर, वेयर के इज अच्छा, और दूसरा दे रखा है इज इक्वल टू 0 और x इज लेस देन 0.1 मीटर एंड x इज ग्रेटर देन 2.01 मीटर, where k is equal to 0.5 joule, where k is equal to 0.5 joule. फिर है what is the final kinetic energy and the speed vf of the block as it crosses this patch. इसका मतलब एक तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो पूछ रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि kf बताइए और एक फाइनल स्पीड यानी कि फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं कि vf बताइए, ये पूछ रहे हैं। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखिएगा सबसे पहले आप ये देखिएगा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि हमारे को एफ आर दे रखा है यानी कि रिगार्डिंग फोर्स दे रखी है, ठीक। अच्छा, अगर फोर्स को, और वो फोर्स किस पर डिपेंड कर रही है, एक्स पर डिपेंड कर रही है। उन्होंने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एक बॉडी है उसको रोकने के लिए जो रिटार्डिंग फोर्स लग रही है वो उस बॉडी को 0.1 मीटर से 2.01 मीटर तक, मतलब 0.1 मीटर से 2.01 मीटर तक की वो फोर्स लगती है। तो वो रिटार्डिंग फोर्स कितना वर्क करेगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा वर्क डन निकाला जाएगा वो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन is force into displacement. Force into displacement. इसके बाद देखिए भाई वर्क एनर्जी थ्योरम, by work energy theorem work done is equal to change in energy। हाँ, इस चैप्टर में स्पेसिफिक फॉर्मूले भी है, इसमें इस चैप्टर में स्पेसिफिक फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस यही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो मैं आप लिख रहा हूँ। बस यही है। हाँ, और मैंने फॉर्मूला और कुछ कर ही नहीं है अभी तक, इसके अलावा बताओ। पता नहीं वो जो करे वो लग रहा है कभी का दूसरे ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार रिवाइज तो करो, जितना अभी तक करा है, आपको जितने पेजेस अभी तक भेजे हैं, मैंने टोटल 20 पेज भेजे हैं, आज पढ़ा हुआ है ना। तो आप एक बार देखो, उसमें कोई भी नया और अनोखा फॉर्मूला मिलेगा ही नहीं, ये दो फॉर्मूले हैं बस। वो पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क और नेगेटिव वर्क में बताया था कि वहाँ पर थीटा जीरो वर्क में 90 डिग्री होगा, पॉजिटिव वर्क में 90 डिग्री से छोटा होगा और नेगेटिव वर्क में 90 और 180 के बीच में होगा, बस यही। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हमारा W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, KF माइनस KI, KF माइनस KI। इसके बाद देखिएगा हमसे उन्होंने पूछा है कि आप KF निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसको पलट कर लिखिए KF माइनस KI और फिर वर्क डन का लिखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी फोर्स आपकी x पर डिपेंड करती है तो आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, और रेंज भी दे रखी है कहाँ से कहाँ तक, 0.1 से 2.01 तक, 0.1 से 2.01 तक। तो ये आपकी x की रेंज दे रखी है 0.1 to 2.0, ये दे रखा है। KF माइनस KI इज इक्वल टू दिस, ये। अब KF इधर ही रहने दो, माइनस KI को उधर ले जाओ, ये हो गया KI प्लस इंटीग्रेशन 0.1 से 2.01 और F dx। F क्या है, माइनस K अपॉन x और dx। इसके बाद KF इज इक्वल टू KI। KI क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, हाफ m इंटू यू का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे रखी है क्या क्वेश्चन में, यहाँ तो मेंशन नहीं है, मैं दोबारा देखता हूँ। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम, यस इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, उसको उन्होंने VI बोला है।
तो मैं इनिशियल वेलोसिटी को हाफ एम वी आई स्क्वायर बोल दूंगा और प्लस ये जो माइनस के है, इस माइनस के को बाहर निकाल दो तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के इंटीग्रेशन 0.1 से 2.01 और 1/x dx, 1/x dx, 1/x dx क्या हो जाएगा भाई, dx/x का इंटीग्रल सीधा सीधा बता दीजिए, dx/x का इंटीग्रल dx upon 1/x का इंटीग्रल log x, ठीक है। तो kf इज इक्वल टू हाफ, मास कितना दिया है इन्होंने, 1 किलोग्राम दिया था, मास कितना है, हाँ 1 किलोग्राम मास है, और वेलोसिटी कितनी दी है 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 का स्क्वायर माइनस, और k की कोई वैल्यू दी है क्या इनमें, इन्होंने बोला है k इज इक्वल टू 0.5 जूल, तो k की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 0.5 जूल, ये दे रखा है k का वैल्यू, तो यहाँ पर लिखिएगा 0.5 और इसका हो जाएगा log x, और जो लिमिट है वो आप यहाँ से लेंगे 0.1 से 2.0, 0.1 से 2.01, ठीक है जी। ये करने के बाद में ऐसा होता है कि अब मैं kf निकालना शुरू करूँगा, भाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, तो kf इज इक्वल टू बचा मेरे पास केवल 2 माइनस 0.5। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, देखो ऐसा होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर log लिया है ना, तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं 1/x को तो रिजल्ट में log आता है, ठीक है। अब वो जो log है वो होता है, दो तरीके के log होते हैं, एक नेचुरल log और एक होता है log टू द बेस 10। तो ये जो log लिखा हुआ है ये टू द बेस 10 वाला है, ठीक है। हम यहाँ पर लेते हैं नेचुरल log, तो आपको इसका जब नेचुरल log को बस इतना याद रखिएगा, नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए, नॉर्मल लॉग में मैं कन्वर्ट क्यों करता हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल लॉग है जिसका बेस 10 होता है उसकी टेबल हम देखना जानते हैं, ठीक। उसकी टेबल की हेल्प से मैं अभी रिजल्ट निकालूंगा, ठीक। लास्ट वाली वीडियो देखी थी क्या, लास्ट वाली वीडियो कल मतलब इससे पहले वाली, चलो ठीक है मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो ये हमारा नेचुरल लॉग है जो आया है, तो इसको नेचुरल लॉग को लिख देते हैं log टू द बेस e, सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ log टू द बेस e। सॉल्व कैसे करना है वो अभी बता रहा हूँ। 0.5 यहाँ पर लिखिए log 2.01 माइनस log 0.1, ये समझ गए। जब किसी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं तो पहले अननोन की जगह, जो वेरिएबल है पहले उसकी जगह अपर लिमिट डाल देते हैं, तो क्या हो गया log 2.01, घबराने की जरूरत नहीं है, log को देख करके कोई खतरनाक चीज़ आ गई है अभी समझ में आ जाएगा। 1/x का इंटीग्रल log x होता है, सीधा सीधा ये याद रखिए। उसके बाद अपर लिमिट पहले डालते हैं x की जगह, फिर डालते हैं x की जगह लोअर लिमिट, बीच में डाल देते हैं सब्ट्रैक्शन का साइन, ठीक। दो बहुत कॉमन फार्मूला होते हैं log के, क्या है, अगर log a प्लस log b दे रखा है तो ये हो जाता है log a इंटू बी, एक तो ये चीज़, और अगर मान लीजिए log a माइनस log b है तो ये हो जाता है बेटा log a अपॉन b, ठीक। तो log a माइनस log b है तो ये क्या हो जाएगा log a अपॉन b, log a अपॉन b। तो इसको लिखिए kf यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 माइनस 0.5 log a अपॉन b, log a अपॉन b, ये हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करना बेहद आसान है भाई, 0.1 ही तो है, तो पॉइंट गया तो ऊपर 10 आएगा, इसको 0.10 बोल दो, चलो 0.10, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, समझ गए। तो ये हमारे पास हो गया 201/10 log 201/10, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट मैंने बना ली जबरदस्ती, और इधर पॉइंट के बाद दो डिजिट थी, और 10 को काट दो तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा 20.1। तो kf इज इक्वल टू 2 माइनस 0.5 log 20.1, log 20.1 है, log 20.1 है, इसको log के आगे मुझे 4 डिजिट चाहिए होती है, 3 डिजिट मिल रही है, तो मैंने एक ज़ीरो लगा लिया, मैंने एक ज़ीरो लगा लिया। और अब देखेंगे इसको चेक कैसे करते हैं, बस एक मिनट रुकिए, मैं लॉग टेबल ले आऊँ। मोहम्मद बताना, मोहम्मद बताना। अच्छा
इसमें 10th में है या कटा हुआ है? नहीं नहीं 10th में नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले था और अब कट गया उस सिलेबस, ऐसा नहीं है। 10th में है ही नहीं लॉगरिथम। लॉगरिथम आपको 11th में ही पढ़ना होता है और एक साइड टॉपिक की तरह पढ़ना होता है लॉगरिथम को, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में भी कुछ न्यूमेरिकल्स में, और केमिस्ट्री में तो काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इसकी। हाँ हाँ वो या तो मैम बता देंगी और नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं, मैं बताऊँगी, कोई नहीं है। अरे बहुत आसान है, अभी समझ जाएंगे आप। 20.10 ये हो गया। तो हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि डेसिमल से पहले कितनी डिजिट्स हैं। डेसिमल से पहले कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 - 1 कर देंगे। तो 2 - 1 का मतलब क्या हो गया? 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ log 20.10। तो डेसिमल से पहले 2 डिजिट है, तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2 - 1 क्या हो गया? 1। फिर आगे पॉइंट लगा दो। अब क्या करेंगे, ये काम तो हो गया सिर्फ ये देखने के लिए कि डेसिमल से पहले। भाई बेचारे को कहाँ भेज दिया? इधर आ जाओ, इधर सामने। कोई बात नहीं, इधर सामने है, कोई बात नहीं। तो ये 1 हो गया। अब 20 को मतलब पहले 2 डिजिट को 20 को 1 पर देखना है, बस 20 को 1 पर देखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो सकता था, अब तुमने डिस्टेंस मतलब पूरा लूप बनाकर और फिर आया। चलिए देखिएगा, अब लॉग टेबल जो है, लॉग टेबल में मुझे क्या करना है, 20 को 1 पर देखना है, मतलब पहले 2 डिजिट को तीसरे वाले डिजिट पर चेक करते हैं। तो भाई ये इधर 20 और ये इधर 1, कितना हो गया? 3032, 1.3032, 1.3032 इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन याद रहे कि जैसे मैंने लॉग टू द बेस ई बताया था, तो इसको नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। तो जो भी क्वेश्चन आपके पास फिजिक्स का आए, उसमें जो भी रिजल्ट आएगा, है ना, मैं दोबारा बता दूंगा, AF is equal to 2 - 0.5 into 2.303 multiplied by 1.3032। यहाँ पर लिख लीजिए, न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व करेंगे वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझने के लिए लिखने की जरूरत है। लिख लीजिए टू कन्वर्ट नेचुरल लॉग टू नॉर्मल लॉग। नॉर्मल लॉग वो वाला लॉग होता है जिसमें लॉग टू द बेस 10 होता है। ठीक है, अरे इधर देख लो, मैं बता दूंगा, 2 मिनट में ही बता दूंगा। आप देख लीजिए, ये आपने निकाला लॉग। अब लॉग कैसे निकाला, जिन बच्चों ने लास्ट टाइम देखा था वो समझ ही गए होंगे, बाकी जो है उनको मैं बता देता हूँ कि इधर वैल्यूज, इधर नंबर लिखे रहते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे लिखे हुए हैं। हमें 4 डिजिट देखनी होती है। अब जैसे 20.10 है, तो डेसिमल से पहले वाली कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है। तो अगर डेसिमल से पहले मान लीजिए 3 डिजिट होती, तो मैं 3 - 1 करता, तो ये पहला नंबर आ जाता 2। ठीक है, समझ गए? ये तो समझ गए 1 कैसे आया कि 2 डिजिट थी तो 2 - 1 1 हो गया। उसके बाद हमने टोटल 4 डिजिट को ही देखना होता है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम योर लेफ्ट 4 डिजिट को देखना होता है। तो 20 के बाद तीसरी डिजिट कौन सी है? 1। तो 20 को 1 पर देखना है, ये रहा, ये 20 है और इधर लिख रहा है 0, 1, 2, 3, 4। तो 20 को 1 पर देखना है, क्या लिखा हुआ? 3032। ठीक है, तो 0.3032 यहाँ पर लिखिए। याद करनी ही नहीं है, ये टेबल मिलेगी एग्जाम में, या तो और एग्जाम में मिलेगी, और अगर एग्जाम में नहीं है, स्कूल में अवेलेबल नहीं है, तो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी ना वो कह देंगे कि लॉग की वैल्यू हम बता देंगे आपको, तो टीचर आकर बोर्ड पर लॉग की वैल्यू लिखकर चले जाएंगे, खत्म। हाँ नहीं, आंसर नहीं लिखेंगे, बस लॉग की वैल्यू लिखेंगे, बस इतना वो करेंगे। तो लॉग की वैल्यू आपने लिख ली। बस ये याद रखना कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें नेचुरल लॉग मिलता है, नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। तो लॉग कैसे निकालते हैं? अगर लॉग टेबल आपके पास है तो आप लॉग निकाल सकते हैं, लॉग निकाल लिया, उसके बाद 2.303 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, चाहे फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो चाहे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो। ठीक है, और लॉग का सिर्फ और सिर्फ तभी यूज़ होगा जब आपके पास, जैसे यहाँ पर फोर्स दे रखी है और मुझे फोर्स को इंटीग्रेट करना था, FDX करना था, FDX करेंगे तभी तो वर्क डन आएगा। तो हमें ज़रूरत इसकी तभी पड़ेगी जब डिनोमिनेटर में x हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 1/x, बस ये एक ही ऐसा रिलेशन होता है जिसका इंटीग्रल लॉग में आता है, log x आता है। अगर मान लीजिए यहीं पर 1/x² होता तो फिर कोई टेंशन ही नहीं थी। 1/x² को हम क्या लेते, x की पावर -2, और x की पावर -2 का इंटीग्रल होता है x की पावर -2 + 1/-2 + 1।
तो यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, यहाँ तो एक्स की वैल्यू सीधे सीधे डालना था। तो बेटा ये आ गया हमारे पास, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चों को बता रहा हूँ, अगर लॉग लेने में किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे बता देना जिस दिन भी। हाँ हाँ करो, जिस दिन भी आप नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन आएंगे उस दिन बता दूंगा, 5 मिनट से ज़्यादा का काम ही नहीं है इसमें कुछ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ लीजिए। लॉग की वैल्यू ये होती है, ये हमने लॉग टेबल में से करा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 0.5 है, तो 0.5 पॉइंट गया तो नीचे 10 है, 5 1 5 5 2 10। उसके बाद उसको 1.3032 को 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 0s are 0, 2 6s are 12, और 13 minus 12 is कितना हो गया 1 1 0 10 10 मतलब 2 5s are 10, और फिर आपका आ गया 2 16 0.6516। तो KF is equal to 2 माइनस ये खत्म हो गया 2.303 इंटू 0.6516। इसके बाद देखिएगा, मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, मैं उसमें टाइम नहीं लगाना चाह रहा। 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.6516, तो ये 1.500638, तो 1.5 अप्रॉक्सीमेटली आप इसको मान लीजिए, ठीक है। 1.5 हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली मान लिया, तो 2 माइनस 1.5, तो बेटा ये कितना हो गया 0.5 जूल। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, उन्होंने KF पूछा था हमसे। अच्छा, अगर मेरे पास KF आ गया यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर हमारे पास आ गई, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे आएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m vf स्क्वायर, vf इज फाइनल वेलोसिटी, इज इक्वल टू 0.5 जूल, ठीक है। इधर वाला नोट कर लिया? अरे करा भी है कुछ नोट? करा भी है? अच्छा, मतलब थ्योरी में कभी भी लापरवाही हो जाए कोई बात नहीं, वो तो नोट्स के मैं आपको प्रिंट आउट भी दे दूंगा, लेकिन न्यूमेरिकल जरूर नोट कर देना, क्योंकि लास्ट में ये परेशान करते हैं। डेरिवेशन तो आप कर लेंगे सब रन करने के, न्यूमेरिकल परेशान करेंगे। आप नोट करके रखो कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना। सैटरडे को सुबह आ जाना, परसों सुबह करवा दूंगा जहाँ पर भी अटक रहे हो, ठीक। हाफ mvf स्क्वायर, अब मास कितना दिया था इसका 1 किलोग्राम, और जो vf है वो मेरे को निकालना है, तो vf का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। अब 0.5 है, चलिए जी 2 को उधर ले जाओ, तो 2 इंटू 0.5 कितना हो गया 1, ठीक है। तो vf की वैल्यू क्या हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। और इसका मतलब ये है कि हम गलत नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वो जो रेसिस्टिव फोर्स है ना वो उसको रोक रही है, रिटार्डिंग फोर्स वो उसको रोक रही है। रिटार्डिंग फोर्स के लिए एफ आर लगाया है इन्होंने, तो रोक रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी 2 थी, फाइनल वेलोसिटी 1 रहेगी, तो घट रही है, इसका मतलब ठीक है वेलोसिटी कम हो रही है फाइनल 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ तक जो ये न्यूमेरिकल करे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई इसमें से एक भी न्यूमेरिकल छोड़ मत देना। कि मैंने जो 4 5 करवाए बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, और इस चैप्टर में से ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आते ही आते हैं। इनमें से कोई एक न्यूमेरिकल आपको रखा है मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अब जरा आगे चलिएगा, आप आ जाइए अब अगले टॉपिक पर। काइनेटिक एनर्जी खत्म, और वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ये भी खत्म। इसके बाद आप आगे आइए पोटेंशियल एनर्जी पर। पोटेंशियल एनर्जी पेज नंबर 13 पर है। हाँ, potential energy is the energy stored in a body or a system by virtue of its position in a field of force or by its configuration। तो दो चीज़ें होती हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि आपने, जैसे आप कहते हैं ना किसी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्या इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। तो कॉन्फ़िगरेशन ये है कि भाई इसके अंदर पहले इतनी GB रैम पड़ी हुई थी, अब मैंने इतनी GB डाल दी, तो इसका मतलब अब ये मतलब कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज हो गया, मतलब
मतलब मैंने उसका इंटरनली कुछ उसका स्ट्रक्चर बदल दिया, दूसरा कंपोनेंट उसमें डाला है, ठीक है। अब हमारे पास धनुष बाण है, अब धनुष बाण चुपचाप पड़ा हुआ है, ऐसे नॉर्मली पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने उसका कन्फिग्रेशन चेंज कर दिया, खींच दिया, उसके अंदर बाण लगा, तो इसका मतलब मैंने उसकी शेप वगैरह ये सब चेंज कर दी, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करा है। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से अब उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड है और उसको बस हमने अपने हाथ से रोक रखा है, छोड़ा तो तीर निकल कर जाएगा बड़ी तेज़ी से, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। ऐसे ही बंदूक को लिया और खट खट करके लोड कर लिया तो अब स्प्रिंग पूरी की पूरी कंप्रेस्ड है, बस ट्रिगर दबाने की देरी है। आपने ट्रिगर दबाया तो वो कंप्रेस्ड स्प्रिंग जो है वो रिलीज़ हो जाएगी तो स्ट्राइकर लगेगा बुलेट के, जो कॉपर वाला पोर्शन होता है उस पर जाकर स्ट्राइक करेगा और बुलेट सीधा निकल कर जाएगी। तो ये क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन ये कहती है कि किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर कर दी आपने, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी। पोजीशन, एक ईंट ज़मीन पर पड़ी हुई थी, चुपचाप पड़ी हुई थी, किसी को कोई खतरा नहीं था उससे। अब उस ईंट को ले जाकर आपने बिल्डिंग के टॉप पर ऐसा रख दिया कि आधा नीचे लटका दिया, आधा छत पर रखा हुआ है कि अगर ज़रा सी हवा चली तो वो ऐसे ऐसे लटकी हुई है। अब वो नीचे जब गिरेगी तो गोली की तरह गिरेगी। अगर गिर गई, किसी की गाड़ी की छत पर गई तो गाड़ी गई, किसी के सर पे गई तो बेचारे का सर गया, ठीक है। आदमी गया। कुल मिलाकर ये है कि आपका क्या बोलते हैं इसको, मिड ब्रेन है ना, मिड ब्रेन चला गया तो आदमी मैं चला मतलब गया। ऐसे एक बात कर रहा हूँ कि ये पीछे वाला बच जाएगा, हिंड वाला 4 बच जाएगा, अरे ये बैठना बोल चला है, हाँ बैठना बोल। मेडुला तो पीछे होता है, मेडुला तो पीछे होता है, मिड ब्रेन यहाँ पर होता है, वो आपका हिंड ब्रेन में आता है मेडुला। मेडुला बड़ी घातक चीज़ होती है। मिलिटेंट्स वगैरह को इनको सबको सिखाया जाता है कि अगर आपके पास कभी भी एम्यूनिशन ख़त्म हो जाए, हथियार ख़त्म हो जाए, तो उनको पॉइंट्स पता होते हैं कि इस पॉइंट पर मारा तो हार्ट बीट रुक गई, रेस्पिरेशन ख़त्म हो गया, रेस्पिरेशन ही करना आप ले ही नहीं पाओगे। क्योंकि देखिएगा कि ये जो आपका हिंड ब्रेन है ना, ये हिंड ब्रेन ही क्या करता है, ये हिंड ब्रेन ही हार्ट बीट्स जैसे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। कि इनवॉलंटरी एक्शन कौन से, हार्ट बीट को रोक सकते हो क्या, नहीं रोक सकते। ये तीन चीज़ों को कंट्रोल करता है। कभी गूगल करके देखना, बड़ी खतरनाक चीज़ है। 3 चीज़ों को कंट्रोल करता है। अच्छा तुम तो बायो वाली हो ना, तुम्हें पता होगा या पढ़ोगे आगे। ये 3 चीज़ों को कंट्रोल करता है जो आपका ये पीछे वाला दिमाग है। इसीलिए कहते हैं कि ये भाई बड़ा इसका सेफ होना बहुत ज़रूरी है। हेलमेट बड़े अलग अलग डिज़ाइंस की आती हैं, लेकिन इस वाले पोर्शन को सब यहाँ पर फोमिंग देते ही देते हैं, ठीक है। आगे की कोई खुली हुई हेलमेट, कोई बंदी हुई हेलमेट, किसी में शीशे वीशे डिज़ाइन वगैरह। तो ये जो पीछे वाला है, एक तो ये हार्ट बीट्स को कंट्रोल करता है क्योंकि इनवॉलंटरी एक्शन है, हार्ट बीट को आप चाहकर भी रोक नहीं सकते। दूसरा पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, कोई चीज़ बिस्किट खाया निगला उसको, तो वो ऐसा नहीं है रुक जाए यहाँ पर, है ना, वो रुकेगा नहीं, वो जाकर ही मानेगा नीचे। और तीसरा जो है रेस्पिरेशन, ये सांस आपकी इनवॉलंटरीली चलती रहेगी। तो ये इन 3 चीज़ों को डैमेज कर देता है अगर पीछे वाले दिमाग पर चोट कर दिया जाए तो। नहीं तो वो मतलब पॉइंट्स नहीं पता ना उनको पॉइंट्स नहीं पता ना, पॉइंट्स तो कौन से नहीं होते हैं। सर, वो कमांडो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि अगर आपके पास हथियार ख़त्म हो जाए तो फिर आप उस पॉइंट को उस पर अटैक करके आप मतलब अपने ओपोनेंट को हरा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। चलिए जी, पोटेंशियल एनर्जी के फिर एग्जांपल देखेंगे। तो एक तो पोजीशन हो गया और एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। पोजीशन का मतलब क्या है, पहला देखिएगा, वही एग्जांपल है। अ बॉडी लाइंग ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग हैज़ सम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अलाउड टू फॉल इट कैन डू वर्क। तो जो छत पर पड़ी हुई बॉडी है वो बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है। छत पर पड़ी हुई जो चीज़ है वो बहुत कुछ कर सकती है। तो इस वजह से जब सोसाइटीज़ में आप लोग निकलते हैं ना, टहलने के लिए निकलते हैं, तो ज़रा बालकनी से दूर होकर चला करिए। जनरली लोगों की ना पोचे की बाल्टी रखी रहती है वहाँ पर, और वो लोहे की गमले भी होते हैं। गमले भी होते हैं। तो गलती से भी किसी बच्चे का हाथ पैर लग गया और वो गिर गई, तो जो अपने आप को सेफ समझते हुए लेफ्ट साइड जा रहा है, धीरे धीरे पता चलेगा। अगला देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड टू ग्रेट हाइट्स इन डैम्स इज यूज्ड टू रन टर्बाइंस फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो डैम्स में भी जो स्टोर करा जाता है वाटर को, अगर उसको तेज़ी से छोड़ दिया जाता है तो टर्बाइंस घूमने लगती हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगला देखिए, एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। In a toy car, the wound spring has a potential energy. As the spring is released, its potential energy changes into kinetic energy, which moves the toy car. तो टॉय कार होती है ना, उसमें वो चाबी भरते हैं, उसको ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, तो उसका जो स्प्रिंग है वो धीरे धीरे टाइट होता चला जाता है। और जैसे ही उसको रिलीज़ करते हैं तो वो धीरे धीरे खुलता चला जाता है और वो
जो व्हील वाला है, व्हील्स है उससे कनेक्टेड होता है, तो व्हील घूमने लगता है, बच्चे खुश हो जाते हैं, गाड़ी चल रही है। ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इन अ लोडेड गन, द बुलेट इज फायर्ड विद अ लार्ज वेलोसिटी ऑन फायरिंग द गन। जैसे ही हम गन को फायर करते हैं तो बुलेट बड़ी तेज़ी से जाती है, क्योंकि उसमें स्प्रिंग जो है वो दब जाता है, ठीक है। तो दो एग्जांपल हो गए, एक हो गया ड्यू टू पोजीशन और एक हो गया ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। तो एनर्जी possessed by a body or a system due to its position or its configuration is known as potential energy. पोटेंशियल एनर्जी तीन तरीके की होती हैं, एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल और इलास्टिक हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का चैप्टर ही पूरा का पूरा अलग है 12th क्लास में, चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, वो यहाँ पर नहीं करना, ठीक है। तो पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू बॉडीज विच अट्रैक्ट वन अनदर थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये वही चीज़ है कि अगर हमने किसी बॉडी को थोड़ी सी हाइट पर लेकर चले गए तो जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल पुल लगाएगी लगाएगी, उसको अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। तो इसीलिए आपने ये देखा भी होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है, सुना होगा mgh। अभी उसका छोटा सा प्रूफ भी है अभी करने में। फिर है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक और स्प्रिंग लाइक ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में इलास्टिक है और उस इलास्टिक को आप कंप्रेस करते हैं तो वो इलास्टिक खुलना चाहिए, रिलीज होना चाहिए। तो जैसे ही वो खुलेगी तो अपने आजू बाजू में रखी हुई चीज़ को भी वो फोर्स पुश कर देगी, पुश करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि उसने उसको पुश कराया तो यानी कि उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा कर दिया किसी भी चीज़ में। अगर स्प्रिंग है, गन वाली स्प्रिंग है, तो वो बुलेट को फायर कर देती है ना, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऐसे ही हम अगर किसी स्प्रिंग को खींचेंगे तो वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आना चाहिए। तो इसका मतलब स्प्रिंग हो गया या रबर बैंड हो गया, इनके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। समझ गए? ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। तीन तरीके की एनर्जीज़ हैं पोटेंशियल एनर्जी, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमें दो करनी है, ठीक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर आ जाइए। जब द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी possessed बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो सरफेस, अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर है वो बॉडी, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। पेज नंबर 15 पर आइए। एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा आसान एक्सप्रेशन है, 9th क्लास में भी करा होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, वही वाला है ये। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एंड लाइंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एज शोन। लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे ही ओरली बता रहा हूँ, समझ जाएंगे आप। लेट जी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस प्लेस। नीचे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को ऊपर आप थोड़ा सा आपने डिस्प्लेस करा दिया। अब जितना आपने डिस्प्लेस कराया है उस हाइट को हमने ले लिया h, उसका मास हमको मालूम है, तो वर्क डन निकालेंगे कि वो बॉडी कितना वर्क कर सकती है, जो ऊपर पड़ी हुई है वो कितना डैमेज पहुंचा सकती है नीचे, ठीक है। तो ये कहा कि पॉइंट बी पर पहुंचा दिया, ये पॉइंट ए है, और इसका जो वेट है mg वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो देखिएगा, फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द बॉडी अप विद जीरो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। तो जो फोर्स चाहिए उस बॉडी को हमको ऊपर उठाने के लिए वो कितना है, वो उसके वेट के बराबर है। तो वो वेट कितना हो गया mg। उसके बाद वर्क डन ऑन द बॉडी रेजिंग इट थ्रू दिस हाइट, उस हाइट तक पहुँचाने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। वेट जो है वही तो फोर्स होता है, तो वो वर्क डन कितना हो गया, फोर्स इनटू दिस हाइट, और फोर्स कितनी है mgh। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ये कहते हैं कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको ना पोटेंशियल एनर्जी को, जैसे काइनेटिक एनर्जी को तो कैपिटल K से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल U बना लेना है ऐसा, और कैपिटल U को नीचे से ऐसे मोड़ देना बस, ठीक है। कैपिटल U भी लिया जा सकता था, पर कैपिटल U ना यूरेनियम के लिए होता है, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में, तो इसलिए दो सिंबल्स में कहीं कन्फ्यूज ना हो जाए, तो इसको नीचे
से मोड़ देना। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल। उसके बाद आप देखिएगा एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ एच इज इक्वल टू 0, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द अर्थ सर्फेस इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी बॉडी अर्थ की सरफेस पर ही पड़ी हुई है तो भाई उसमें हाइट तो कुछ उसने ली ही नहीं, वो अर्थ की सरफेस पर है, तो हाइट इज इक्वल टू 0। तो अगर इस फॉर्मूला में मैं एच की जगह 0 डाल दूंगा तो एम जी इंटू 0 पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो वर्क डन विल बी 0, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि जैसे हम ये कहेंगे कि कोई भी फोर्स ऐसी है कि वो सिर्फ इनिशियल किसी भी बॉडी की फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट पैदा कर सकती है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी फोर्स है जो किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रही है और डिस्प्लेस अलग अलग तरीके से कर रही है। एक बार तो क्या हुआ कि फोर्स लगी किसी बॉडी पर और वो बॉडी ऐसे 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 पहुंचते हुए यहाँ पहुंच गई। ठीक है, एक दूसरी फोर्स लगी दूसरी बॉडी पर, ठीक है, तो वो भी ऐसे ऐसे इधर उधर नाचती हुई लेकिन यहाँ पहुँच गई। ठीक, तो हमने ये कहा कि दोनों के जो है इनिशियल पॉइंट्स डिफरेंट है लेकिन फाइनल पॉइंट सेम है। ठीक है, पाथ दोनों के डिफरेंट है। ठीक, अच्छा, अगर ये दोनों स्टार्ट भी एक सेम पॉइंट से हुई होती, दोनों बॉडीज यहाँ से स्टार्ट हुई होती, इस पर कुछ ऐसी फोर्स लगी है कि ये ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पहुँचा और इधर दूसरा जो बॉडी रखी हुई थी वो ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पहुँचा, तो हम ये कहेंगे कि एक ऐसी फोर्स जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, तो हम उसको बोल देते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, जो पाथ आप कुछ भी ले जाएं, इधर उधर कैसे भी आप ले जाएं पाथ, ठीक, तो ये वही चीज़ है कि आप अपने घर से स्टार्ट हुए और आपका फ्रेंड भी आपके घर से स्टार्ट हुआ और आपने क्या करा कि आपको भी अपने स्कूल जाना था, आप एक दूसरा रास्ता पकड़ कर चले गए, आपका फ्रेंड भी स्कूल जाना था, वो भी दूसरा रास्ता पकड़ कर चला गया। आप दोनों के रास्ते डिफरेंट थे लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम था, तो आपने जो फोर्स अप्लाई करी वो फोर्स जो थी दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। इसको कंजर्वेटिव फोर्स इस वजह से भी कहा जाता है कि ये फोर्स जो है ना ये कंजर्व रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। इसका एक छोटा सा प्रूफ है, अभी देखिएगा। अ फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इंडिपेंडेंट, देखिएगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स, जो उसके एंड पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ उस पर अगर वो डिपेंड कर रहा है तो वो फोर्स जो है वो फोर्स कहलाएगी कंजर्वेटिव फोर्स, नहीं तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी। ठीक, अच्छा, इसके बाद देखिएगा पेज नंबर 16 पर ही एक मिनट वेट करिएगा सारा।
चलिए suppose a particle moves from point A to point B either along path 1 or path 2 as shown in figure A. If a conservative force F acts on the particle, then the work done on the particle is same along the two paths. ठीक है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स होती है तो पाथ कुछ भी हो, वर्क डन उसका सेम रहेगा। तो देखिएगा हमने यहाँ पर दो फिगर्स दिखाई हैं। वो दो फिगर क्या है, एक तो फिगर ये देखिए, यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो इधर इस वाले पॉइंट को, इनिशियल पॉइंट को बोल दिया ए, फाइनल पॉइंट को बोल दिया बी, और यहाँ से ये पाथ 1 हो गया और ये वाला जो पाथ है ये पाथ 2 हो गया। तो हमने ये कहा इसमें मैथमेटिकली क्या होगा कि वर्क डन WAB अलॉन्ग पाथ 1, WAB का मतलब ए से बी तक जाने में जो वर्क करना पड़ रहा है उस फोर्स को, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स को ए से बी तक जाने में जो वर्क करना पड़ रहा है WAB along path 1 is equal to WAB along path 2। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इसमें क्या है, WAB अलॉन्ग पाथ 1 का मतलब क्या है कि फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं ना किसी बॉडी पर, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स का क्या काम होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करती है, जो वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर हम इधर से जाएं ए से बी तक तो भी वर्क डन जो होगा, तो इधर से जाएं ए से बी तक पाथ 2 से तो भी जो वर्क डन होगा वो दोनों सेम होंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। उसके बाद देखिएगा, नाउ सपोज द पार्टिकल मूव्स इन अ राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब क्या है कि जहाँ से आप स्टार्ट हुए थे आप घूम फिर कर वहीं पर आ जाते हैं। कोई पार्टिकल है, उस पर एक ऐसी कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है और वो राउंड ट्रिप करता है पूरा, कि मतलब ए से बी तक गया और फिर वापस बी से ए तक आ गया। तो ये तो फिगर ए में दे रखा है। उसके बाद देखिएगा फिगर बी। फिगर बी में जो पाथ है वो ऐसे दे रखा है कि ए इधर है, ए और बी। तो अब हमने कहा कि ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है। फिर है वर्क डन ऑन द पार्टिकल, वर्क डन ऑन द पार्टिकल अलोंग द पाथ 2 फ्रॉम ए टू बी। वर्क डन ऑन द पार्टिकल, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, नोट्स में भी लिखा हुआ है, फिर भी मैं इधर लिख रहा हूँ, देख लीजिए। वर्क डन ऑन द पार्टिकल, वर्क डन ऑन द पार्टिकल अलोंग द पाथ 2, along the path 2 from A to B। मैं क्या लिख रहा हूँ, A to B, समझ जाइए, मैं B to A नहीं लिख रहा हूँ, मैं A to B लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी वेक्टर को, अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसे पॉइंट है, A पॉइंट है, और एक ऐसे पॉइंट है B पॉइंट। तो अगर A से B तक हम जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोला जाता है AB वेक्टर। और अगर कोई कहे कि नहीं बी से ए तक जाओगे तो क्या बोलोगे इसको, तो हम ये कहेंगे बी ए वैक्टर विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए बी वैक्टर। बी ए वैक्टर विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए बी वैक्टर। ए से बी तक जा रहे हैं, डायरेक्शन भी यही है, और हमसे ए बी वैक्टर पूछा जा रहा है तो ए बी वैक्टर बोलूँगा। लेकिन वैक्टर की डायरेक्शन है ए से बी, और आप कह रहे हैं कि बी ए वैक्टर बताओ, तो बी ए वैक्टर क्या होगा, ए बी वैक्टर का उल्टा, नेगेटिव होगा। ठीक, तो वही कह रहा था, वर्क डन ऑन द पार्टिकल अलॉन्ग द पाथ 2 फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक पूछ रहे हैं, ए से बी तक लिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे पता है कि डायरेक्शन क्या है, बी से ए, क्योंकि राउंड ट्रिप कर रहा है यहाँ पर पार्टिकल, ए से स्टार्ट कर रहा है, बी तक जा रहा है, फिर बी से वापस ए तक आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बी ए का नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस, ये है वर्क डन ऑन द पार्टिकल, वर्क डन ऑन द पार्टिकल अलॉन्ग the path 2 from B to A, from B to A। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिएगा, इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, वर्क डन ऑन द पार्टिकल फ्रॉम द अलॉन्ग द पाथ 2 फ्रॉम A to B। तो जब A to B की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, WAB
WAB along path 2 WAB along path 2, देखिए नहीं समझ में आया तो मुझे प्लीज़ बता देना। WAB along path 2 is equal to minus WBA चल क्या रहा है? along, हाँ चल क्या रहा है? नहीं समझ रहे क्या? थोड़ा बहुत हाँ। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। हम ये कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें कोई भी पार्टिकल जो है वो वर्क जो करता है ना, वो वर्क जो करता है उसको वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, तो ए से बी तक यहाँ इस पाथ पर जाने में जो उसको वर्क करना पड़ेगा, ए से बी तक अगर वो दूसरा पाथ भी जो है वो दूसरा पाथ भी ऑप्ट करता है तो भी उसका वर्क डन वो सेम होगा। ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो वही लिखा WAB अलॉन्ग पाथ 1, अगर वर्क डन ए से बी का अलॉन्ग पाथ 1 है तो वर्क डन ए से बी का अलॉन्ग पाथ 2, ये दोनों के दोनों वर्क डन इक्वल होंगे। ये तो पहले केस में बताया। फिर मैंने कहा कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स ही लगी हुई है, कंजर्वेटिव फोर्स ही अगर लगी हुई है और हम ए से बी तक जा नहीं रहे हैं, सिर्फ हम बी से ए तक वापस भी आ रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो क्या होगा? तो मैंने ये कहा कि वर्क डन, ये मैं नॉर्मल, ये मैं कॉमन सेंस से बता रहा हूँ, ये इसमें मैंने कंजर्वेटिव फोर्स का कोई फंडा नहीं लगाया। ये वर्क डन अगर मैं ए से बी तक का निकालूँ ना अलॉन्ग पाथ 2, तो वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन होगा बी से ए का नेगेटिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि ए से बी आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो नेगेटिव ऑफ बी टू ए हो जाएगा। तो WAB along path 2 is equal to minus WBA along path 2, this is equation number 2। इसको कंपेयर करके देखिए, आप ये देखें कि इधर भी WAB along path 2 है, ठीक है, और इधर भी WAB along path 2 है, तो इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ। अब ये लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये वाली जो चीज़ है WAB along path 2 और ये वाली जो चीज़ है WAB along path 2, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब इसका ये पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो WAB along path 1, WAB along path 1 is equal to negative of WBA, negative of WBA along path 2। नेगेटिव वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ये मैं डाल रहा हूँ कैसे ना, WAB along path 1 और फिर ये नेगेटिव वाले को इधर ले आएंगे तो प्लस का WBA along path 2 is equal to 0। तो इसका मतलब अगर हम A से B तक जा रहे हैं along path 1 और फिर B से A तक जा रहे हैं along path 2, राउंड ट्रिप अगर लगा रहे हैं तो उसका जो वर्क डन का टोटल होगा वो हमेशा 0 होगा। ये कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक पूरी राउंड ट्रिप लगाते हैं तो आपका नेट वर्क डन जो है वो 0 हो जाएगा। देखिएगा पेज नंबर 17 पर है कि वी कैन से दैट W क्लोज पाथ, थर्ड लाइन बिल्कुल शुरुआत में थर्ड लाइन पर लिखा हुआ है W क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आपको लिखकर उनको कंपेयर करके ये शो करना होगा कि अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करने पर वर्क डन अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज 0, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स हुआ आपका। कंजर्वेटिव फोर्स ना सारी नहीं होती कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स वाला ही मैं केस लेकर चल रहा था, वो आपका कंजर्वेटिव। इसका एग्जांपल मैंने बताया कि जैसे हम स्कूटर से गए और हमने क्या करा, हमने दो अलग अलग पाथ ले लिए और दो अलग अलग पाथ अगर हमने ले लिए तो ये किसी रास्ते से स्कूल गया, घर से ही निकला, और उसी घर से तुम भी निकले, तुम अलग रास्ते से स्कूल गए, तो तुम्हारे पाथ अलग अलग हो गए लेकिन वर्क जो तुमने दोनों ने करा वो सेम है, ठीक है, ये होता है। और फिर अगर वापस आ गए तो हम ये कहेंगे वर्क डन हमारा नेटवर्क में 0। इसके बाद देखते हैं हेंस अ फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज 0, ठीक। इसके बाद अगला देखेंगे कि कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स
जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी नेचर जो है वो कंजर्वेटिव होता है। वो कैसे प्रूव करा जा सकता है देखिएगा, किसी भी फोर्स का नेचर कंजर्वेटिव कैसे प्रूव करा जा सकता है कि आप पाथ अलग अलग ले लें, अगर आपका वर्क डन सेम आ रहा है तो आप ये कहेंगे कि भाई जो फोर्स आपने अप्लाई करी थी वो कंजर्वेटिव फोर्स थी। 2 मिनट रह रहे हैं और 2 ही मिनट का टॉपिक है, बड़े आराम से समझ जाएंगे। 2 फिगर है, 2 फिगर्स के थ्रू समझा रहा हूँ। मैंने कहा कि ये नीचे एक ब्लॉक ए रखा हुआ था और ए पोजीशन पर एक मास रखा हुआ था, कुछ भी मास था, एम था उसका मास, और इसको पोजीशन बी तक ले आए। ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो है एच। एक दूसरा काम हमने करा, ये ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर बी पोजीशन पर, और सेम इसको बी पोजीशन पर लेकर आए। तो पहले क्या करा था, पहले तो इसको सीधे ले गए, ऐसे उठा के सीधा यहाँ तक ले गए। फिर क्या करा कि आपने पहले इसको लेकर गए यहाँ इस पोजीशन पे, यानी कि सी तक, फिर आपने थोड़ा सा ऐसे राइट में टर्न ले लिया, आप इसको डी पोजीशन तक लेकर आए, फिर आप ऊपर तक चले गए यहाँ तक, ऐसे ई पोजीशन तक, और फिर आप फाइनली यहाँ पर बी पोजीशन तक आ गए। ये पोजीशन बी हो गई, ठीक। तो जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस अभी भी एच ही है। जो अगर वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो वो एच है, लेकिन पाथ ऐसे लिया गया है, ऐसे पहले ब्लॉक को ऐसे लेकर गए, फिर ऐसे लेकर गए, फिर ऐसे लेकर गए, फिर वापस ले लिया। तो पाथ अलग फॉलो करा, लेकिन हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, एंड पॉइंट्स हमारे सेम है, ठीक है। तो जरा देखिएगा कि जो पहला केस है, अगर पहले केस में मुझसे बोला जाए वर्क डन निकालें, तो वर्क डन फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, mgh, इसका मास है ना, ठीक है। इसको ऊपर उठाने में कितना, इसको ऊपर उठाने में कितना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, m × g, ठीक है, और हाइट कितनी है h, तो mgh हो गया टोटल वर्क डन। अब जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर फोर्स जो है, फोर्स ऐसे लगा रहे हैं आप ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो वर्क डन निकलेगा W, उसको मैं लिखूंगा A से C, WAC, C से इस पॉइंट को D बोला, WCD, फिर D से E, WDE, और फिर E से B दिखाई दे रहा है हमें तो WEB। तो क्या करना है, W = WAC। तो WAC क्या होगा, जो आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स कितनी है, mg इंटू डिस्टेंस, भाई फोर्स इंटू डिस्टेंस ही तो करते हैं, है ना। तो mg इंटू डिस्टेंस कितना हो गया, AC, प्लस WCD। WCD में मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्या गड़बड़ होगा, जीरो हो जाएगा। रीज़न क्या है कि आप फोर्स तो इस तरह से लगा रहे हैं, ठीक है, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हो रहा है। तो बॉडी का जब डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो रहा है तो फोर्स ये है, ठीक, और फोर्स जब ये है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो Fs cos 90 आपका कितना हो जाएगा, 0। तो भाई ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला WCD हो गया 0। अब WDE की बात करेंगे तो mg इंटू DE, और इसी तरह से EB, फोर्स ऐसे है और आप इस तरह मूव कर रहे हैं, तो अगेन 90 डिग्री, तो भाई ये भी 0। हमारे पास mg इंटू AC प्लस mg इंटू DE बचा, mg कॉमन ले लिया, AC प्लस DE, AC प्लस DE टोटल हाइट h के बराबर है, mgh। तो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सीधे जाओगे तो भी mgh, टेढ़े मेढ़े होकर जाओगे तो भी mgh, ठीक है। इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास कल देखते हैं। सर फिर फ्रिक्शन नहीं होगी ना कंजर्वेटिव? ना फ्रिक्शन नहीं होगा कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल है, 2 एग्जांपल हैं मेन नॉन कंजर्वेटिव के, एक फ्रिक्शन और एक विस्कोसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम 2 में पढ़ेंगे विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है, लिक्विड वाले चैप्टर। चलिए, ओके।